वृत्ति प्रभाकर, वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 123 और 123 पेज के ऊपर 8 नंबर का शीर्षक है क्या? चतुर्विध संसर्गाभाव का परस्पर विरोध और अन्योन्याभाव का 3 से अविरोध। ठीक है, तो अभावों के मुख्य 2 भेद है, एक संसर्गाभाव, दूसरा है अन्योन्याभाव। तो पीछे इस बात को बताया था कि संसर्गाभाव जो 4 प्रकार का है उनका अपने अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है और अन्योन्याभाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है। अर्थात जहाँ अन्योन्याभाव का प्रतियोगी रहता है वहाँ पर भी अन्योन्याभाव रहता है, किंतु बाकी के जो 4 संसर्गाभाव है वे वहाँ नहीं रहते हैं जहाँ उनका प्रतियोगी पहले से बैठा हुआ है, अर्थात प्रतियोगी के साथ उनका विरोध है। जहाँ वो अभाव रहते हैं वहाँ उनका प्रतियोगी नहीं रहता, और जब प्रतियोगी रहता है तो अभाव नहीं रहता है। इस बात को बताया था पीछे के शीर्षक में। अब क्या बताना है? तो 4 प्रकार का जो संसर्गाभाव है, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, सामयिकाभाव, अत्यंताभाव, इनका परस्पर में भी विरोध है। अर्थात जहाँ प्राग भाव रहेगा वहाँ उसी काल में प्रध्वंसाभाव नहीं रह सकता, सामयिकाभाव नहीं रह सकता, अत्यंताभाव नहीं रह सकता, है कि नहीं? चारों में से कोई एक ही रहेगा, उसके साथ दूसरा नहीं रहेगा, अर्थात उनका परस्पर क्या है? विरोध है। उसी प्रकार अन्योन्याभाव का भी विरोध है क्या? तब कहते नहीं, इन 4 संसर्गाभाव के साथ अन्योन्याभाव का कोई विरोध नहीं है। अर्थात ये 4 संसर्गाभाव जहाँ रह रहे वहाँ पर अन्योन्याभाव भी रहता है। लग गया ये बात? पंक्ति देखिए, चतुर्विध संसर्गाभाव का परस्पर विरोध है। 4 प्रकार का जो संसर्गाभाव उनका परस्पर क्या है? विरोध। एक संसर्गाभाव के अधिकरण में अपर संसर्गाभाव रहे नहीं, बराबर? कोई भी एक संसर्गाभाव लीजिए चारों में से, प्राग भाव चाहे प्रध्वंसाभाव चाहे सामयिकाभाव चाहे अत्यंताभाव, चारों में से जो भी कोई जहाँ रह रहा है वह दूसरा नहीं रहता। एक संसर्गाभाव के अधिकरण में अपर मतलब दूसरा संसर्गाभाव रहे नहीं। जैसे कपाल में घट की उत्पत्ति से पूर्व घट का प्राग भाव है, घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में घट का क्या है? प्राग भाव है। उसी समय उस कपाल में घट का प्रध्वंसाभाव है क्या? नहीं। सामयिकाभाव नहीं, अत्यंताभाव नहीं है, और अन्योन्याभाव है, अर्थात अन्योन्याभाव का उनके साथ विरोध नहीं। जैसे कपाल में घट की उत्पत्ति से पूर्व घट का प्राग भाव है, तहा घट का ध्वंस, तहा मतलब कपाल में, घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में, तहा घट का ध्वंस व अत्यंताभाव व सामयिकाभाव रहे नहीं, है कि नहीं? क्यों प्रध्वंसाभाव क्यों नहीं रहता है? घट उत्पन्न होने के बाद जब नष्ट होगा तब प्रध्वंसाभाव रहता है, आता है ना। और घट अभी उत्पन्न ही नहीं हुआ, कपाल ही है, उन कपाल में प्राग भाव है, तो प्रध्वंसाभाव रहने का संबंध नहीं। और सामयिकाभाव आता जाता रहता है, वो भी नहीं है वहां पर, है कि नहीं? और अत्यंताभाव यदि वहां मानेंगे कहा कपाल में, तो वहां पर फिर घट कभी उत्पन्न ही नहीं होगा, किंतु ऐसा है क्या? नहीं। तात्पर्य जहां प्राग भाव है वहां पर बाकी के तीनों नहीं है। लग गया? आगे तैसे कपाल में घट का ध्वंस हो गया, जब घट उत्पन्न हो गया फिर उसके ऊपर किसी ने मुद्गर मार दिया, घट फूट गया, टूट गया, फिर कपाल अलग अलग हुए, उन कपाल में है क्या? प्राग भाव अब नहीं है, क्योंकि प्राग भाव तब समाप्त हो गया जब घट उत्पन्न हुआ था। अब क्या है? फिर प्रध्वंसाभाव है, प्राग भाव नहीं है, सामयिका भाव भी नहीं है, अत्यंताभाव भी नहीं है। इसका मतलब इनका परस्पर में क्या है? विरोध। जहाँ एक रहता है उस समय दूसरा रहता नहीं। जैसे कपाल में घट का ध्वंस होवे तब प्राग भाव अधिक तीनों संसर्ग भाव रहे नहीं, और घट का अन्योन्याभाव कपाल में सदा रहे, और घट का अन्योन्याभाव कपाल में हमेशा है।
क्योंकि कपाल मतलब घट है क्या? नहीं। अन्योन्याभाव का मतलब भेद। कपाल अलग चीज है, घट अलग चीज है। तो जिस समय कपाल में घट का प्रागभाव है, उस समय में भी कपाल में घट का अन्योन्याभाव है। और घट फूटने के बाद कपाल में घट का प्रध्वंसाभाव है, उस समय में भी कपाल में घट का क्या है? अन्योन्याभाव है। ठीक। और घट का अन्योन्याभाव कपाल में सदा रहे है। लग गया? तैसे भूतल में घट का सामयिक अभाव रहे। भूतल में घट का क्या रहता है? सामयिक अभाव। सामने भूतल है, घट नहीं है। घट का क्या है? सामयिक अभाव। तो ऐसे भूतल में घट का सामयिक अभाव रहे, ता भी घट का प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव तीनों रहे नहीं। क्यों प्राग भाव क्यों नहीं रहता है भूतल पर घट का? इसलिए नहीं रहता कि प्राग भाव प्रतियोगी के उपादान कारण में रहता है। घट का प्राग भाव प्रतियोगी घट है कि नहीं? फिर वो घट का प्राग भाव कहाँ रहेगा? घट के उपादान कारण कपल में रहेगा, भूतल में नहीं रहेगा। प्रध्वंसाभाव भी नहीं रहेगा, क्योंकि वो भी अपने प्रतियोगी के उपादान कारण में रहता है। तहा भी घट का प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव तीनों रहे नहीं। और घट का अन्योन्याभाव तहा भी रहे। तहा भी मतलब भूतल पर घट का अन्योन्याभाव रहता है। लग गया? और घट का अन्योन्याभाव तहा भी रहे। लग गया इतना? तात्पर्य क्या बता रहे हैं कि चारों संसर्ग भाव का परस्पर विरोध और अन्योन्याभाव का अविरोध। तैसे वायु में रूप का अत्यंत अभाव रहे। वायु में रूप का क्या है? अत्यंत अभाव रहे। बराबर। तो उस वायु में रूप का प्राग भाव है क्या? नहीं। उस वायु में रूप का अत्यंत अभाव क्या प्रध्वंस अभाव है क्या? नहीं है। फिर क्यों सामयिक अभाव? वो भी नहीं है। और अत्यंत अभाव है। वायु में रूप का अत्यंत अभाव रहे, ता में रूप का प्राग भाव, प्रध्वंस अभाव, सामयिक अभाव तीनों रहे नहीं। क्योंकि वायु में रूप का सामयिक अभाव मानेंगे, फिर क्या होगा? वायु में रूप कभी आता है, कभी जाता है, कभी आता है, कभी जाता है, ऐसा मानना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? कभी भी नहीं होता है। वायु में कभी रूप होता है? कोई रूप नहीं होता है वायु में। हरा, पीला, काला, नीला कोई रूप है वायु को? कोई नहीं है। ठीक है। और प्राग भाव भी नहीं रह सकता है, क्योंकि प्राग भाव कहाँ रहता है? उपादान कारण में। वायु रूप का उपादान कारण है ही नहीं है। अतः रूप का प्राग भाव या प्रध्वंसा भाव वायु में नहीं रह सकता। और वायु में रूप का अन्योन्याभाव है। अन्योन्याभाव मतलब भेद। वायु अलग चीज है, रूप अलग चीज है। अन्योन्याभाव है। तामे रूप का प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, सामयिक भाव तीनों रहे नहीं। और रूप का अन्योन्याभाव वायु में रहे है। लग गया? इस रीति से चतुर्विध संसर्गा भाव का परस्पर विरोध है। लग गया? चारों भी प्रकार के संसर्गा भाव का परस्पर क्या है? विरोध। और अन्योन्या भाव का 3 से अविरोध है। जैसे अन्योन्या भाव का अन्य अभावनते अविरोध होते भी है कि नहीं? अन्योन्या भाव का अन्य अभाव के साथ क्या है? अविरोध। बराबर। जैसे अन्योन्या भाव का अन्य अभावनते अन्य अभाव के साथ अविरोध होते भी प्राग भावादिकन के परस्पर अविरोध की सिद्धि होवे नहीं। प्राग भाव उनका, प्राग भावादियों का परस्पर में अविरोध है, ऐसा कह सकते हैं क्या? नहीं। अर्थात अन्योन्या भाव को दृष्टांत बनाकर प्राग भावादिकन का परस्पर में अविरोध सिद्ध नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते क्या कि जिस प्रकार अन्योन्या भाव का अन्य भावों के साथ विरोध नहीं है, उस प्रकार प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव दिकों का भी परस्पर में विरोध नहीं है, ऐसा कह नहीं सकते। लग गया? परस्पर अविरोध की सिद्धि होवे नहीं। तैसे अन्योन्या भाव का प्रतियोगी के अविरोध देखी के किसी संसर्गा भाव का प्रतियोगी से अविरोध सिद्ध होवे नहीं, है कि नहीं? तैसे उसी प्रकार पीछे बात चल रही थी क्या कि जिस प्रकार प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, सामयिक भाव इनका अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है, उसी प्रकार अत्यंता भाव का भी अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है। ये सिद्धांति ने कह दिया था। किंतु पूर्व पक्ष क्या बोला था कि नहीं नहीं, उल्टा करो। प्राग भावादिकों को दृष्टांत करके अत्यंत भाव का प्रतियोगी के साथ विरोध सिद्ध करने की बजाय अन्योन्या भाव का दृष्टांत करो।
और बोलो क्या कि जिस प्रकार अन्योन्याभाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं है, उसी प्रकार अत्यंताभाव का भी अपने प्रतियोगी के साथ विरोध नहीं। ऐसा कहो। कौन बोला था? पूर्व पक्षी। उसका उत्तर दिया यहाँ पर कि ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि प्राग भावादिकों का दृष्टांत बनाकर, है कि नहीं, क्या अत्यंताभाव का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है। हाँ, अन्योन्याभाव का प्राग भावादिकों का दृष्टांत करके जैसे अन्योन्याभाव का भी अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है कि नहीं। अभी ऊपर क्या कहा? जैसे जैसे पढ़ो, जैसे अन्योन्याभाव का अन्य अभावांत अविरोध होते भी, है कि नहीं। अन्योन्याभाव का अन्य अभाव के साथ क्या है? अविरोध। अर्थात अन्योन्याभाव का दृष्टांत करके जैसे, है कि नहीं, अन्य अभाव का भी परस्पर में क्या अविरोध सिद्ध नहीं कर सकते। मतलब कैसे? जैसे कि जिस प्रकार अन्योन्याभाव का किसी अभाव के साथ विरोध नहीं है, उसी प्रकार प्राग भावादिकन का भी किसी के साथ विरोध नहीं है। ऐसा कह सकते क्या? नहीं कह सकते। अन्योन्य भाव को दृष्टांत बनाकर इनका परस्पर में अविरोध सिद्ध नहीं कर सकते। उसी प्रकार अन्योन्याभाव का दृष्टांत करके किसी भी संसर्गाभाव का प्रतियोगी के साथ अविरोध सिद्ध नहीं कर सकते। लग गया? अपितु प्राग भावादिकों का दृष्टांत करके ही अत्यंताभाव का प्रतियोगी के साथ विरोध सिद्ध होगा। अन्योन्याभाव को दृष्टांत बनाकर अत्यंताभाव का प्रतियोगी के साथ अविरोध सिद्ध नहीं होगा। लग गया पंक्ति? जैसे अन्योन्याभाव का अन्य अभावंत अविरोध होते भी प्राग भावादिकन के परस्पर अविरोध की सिद्धि होवे नहीं, तैसे अन्योन्याभाव का प्रतियोगिते अविरोध देखी के किसी संसर्गाभाव का प्रतियोगी से अविरोध सिद्ध होवे नहीं। लग गया? तो क्या तात्पर्य निकला? संसर्गाभाव का वैशिष्ट्य क्या है? उनका सभी का अपने प्रतियोगी के साथ विरोध है और परस्पर में भी विरोध है, चारों प्रकार के संसर्गाभाव का। और अन्योन्याभाव का अपने प्रतियोगी के साथ भी विरोध नहीं है और बाकी के अभावों के साथ भी विरोध नहीं है। वह इतना। आगे चलिए। प्राचीन मत में अभावन के परस्पर और प्रतियोगी से विरोध अविरोध का विस्तार से प्रतिपादन हो गया जी। प्राचीन मत के अनुसार अभाव, ठीक है ना, अभाव सामान्य पद है, तो अभावन का परस्पर विरोध है या अविरोध और प्रतियोगी के साथ भी विरोध है या अविरोध, इस बात का, इन दोनों बातों का विस्तार पूर्वक अब क्या करना है? प्रतिपादन करना है। पंक्ति देखिए। अब अभावन का परस्पर और प्रतियोगी से विरोध अविरोध का विस्तार से प्रतिपादन करे है। मेरा पंक्ति। अब अभावन का, लेकिन 5 प्रकार का अभाव है, उनका परस्पर और प्रतियोगी से विरोध अविरोध, मतलब परस्पर में भी विरोध है या अविरोध है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन करना है। और उन अभावों का प्रतियोगी के साथ भी विरोध है या अविरोध है, इस बात का भी विस्तार पूर्वक चिंतन करना है। विरोध अविरोध का विस्तार से प्रतिपादन करे। लगे पंक्ति। यद्यपि प्रतियोगी के उपादान कारण में प्राग भाव प्रध्वंस भाव दोनों रहे हैं, है कि नहीं। यद्यपि ये बात सही है, क्या जी? प्रतियोगी के उपादान कारण में रहता है कौन? प्राग भाव प्रध्वंस भाव। यद्यपि प्रतियोगी के उपादान कारण में प्राग भाव प्रध्वंस भाव दोनों रहे हैं। जैसे घट के उपादान कारण कपाल में घट प्राग भाव घट की उत्पत्ति से प्रथम रहे हैं, बराबर। घट के उपादान कारण, घट का उपादान कारण कौन है? कपाल। उस कपाल में घट उत्पन्न होने के पहले क्या है? घट का प्राग भाव। और घट उत्पन्न होने के बाद जब घट नष्ट होता है तब उसी कपाल में घट का क्या है? प्रध्वंस भाव। जैसे घट के उपादान कारण कपाल में घट प्राग भाव घट की उत्पत्ति से प्रथम रहे हैं, बराबर। और मुद्गरादिकंति घट को तोड़े, मुद्गर मारकर घट को क्या कर दिया? तोड़ दिया। तोड़े तब
घट का प्रध्वंसा भाव तीसरी कपाल में रहे हैं, उन्हीं कपाल में रह रहा है। कपाल तो वही है ना, तो अधिकरण कपाल एक ही कपाल है, वही कपाल है, तो एक ही जगह दोनों रह रहे हैं। कौन कौन? प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव। फिर कैसे कह रहे हो कि दोनों का विरोध है करके? विरोध का मतलब क्या? एक जगह न रह पाना और दोनों एक जगह रह रहे। एक जगह कौन जगह? कपाल में रह रहे ना, तो विरोध कैसा बोल रहे हो, ये प्रश्न है। याते, इसलिए प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का परस्पर विरोध कहना संभव है नहीं। पंक्ति मिली, इसलिए प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव इन दोनों का परस्पर विरोध है, यह कहना संभव है नहीं। जबकि ऊपर क्या कह दिया? सिद्ध कर दिया था प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव का परस्पर क्या है? विरोध है। कैसे विरोध है? यदि एक जगह नहीं रह पाते तब विरोध है, ऐसा कहना ठीक था, किंतु एक जगह रह रहे ना। जिस कपाल में प्राग भाव था उसी कपाल में अब क्या है? प्रध्वंसा भाव। शंका समझ में आई? उत्तर दे रहे, तथापि एक काल में दोनों रहे नहीं, किंतु भिन्न काल में रहे हैं, है कि नहीं? ये बात तो ठीक है, कपाल तो वही है, किंतु एक ही काल में दोनों रहते हैं क्या? नहीं, भिन्न काल में रह रहे हैं। घट उत्पन्न होने के पहले उसी कपाल में प्राग भाव, घट टूटने के बाद उसी कपाल में प्रध्वंसा भाव। तथापि एक काल में दोनों रहे नहीं, किंतु भिन्न काल में रहे हैं। याते, इसलिए एकदा सह अनवस्थान रूप विरोध प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का परस्पर है। लग गया ना? इसलिए दोनों का विरोध है। कैसा विरोध है वो दे रहे। याते, एकदा मतलब एक काल में, सह अनवस्थान रूप विरोध। सह अनवस्थान मतलब साथ साथ रहना। एक काल में दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। दोनों का अधिकरण एक ही है, किंतु दोनों का अधिकरण भले एक हो, किंतु एक काल में दोनों का अधिकरण एक नहीं है। समझ में आया? वही एकदा सह अनवस्थान रूप विरोध प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का परस्पर है। तैसे, लग गया ना? तैसे अत्यंता भाव का भी तीन से विरोध मानना चाहिए। उसी प्रकार अत्यंता भाव का भी तीन के साथ तीन से प्राग भाव प्रध्वंसा भाव के साथ क्या है? विरोध मानना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, क्योंकि कपाल में घट का अत्यंत भाव कह नहीं सकते। यदि कपाल में घट का अत्यंत भाव मानेंगे, उस कपाल में कभी भी फिर घट उत्पन्न नहीं होगा, किंतु उत्पन्न होता है कि नहीं? घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में प्राग भाव है, अत्यंत भाव नहीं है। अत्यंत भाव मानेंगे तो घट उत्पन्न नहीं होगा, होता है। लग गया? हाँ। तो ऐसे अत्यंत भाव का भी तीन से विरोध मानना चाहिए। यद्यपि अन्योन्य भाव का किसी अभाव से विरोध नहीं, ये बात बराबर है। बेचारा कितना साधु है, सज्जन है। कौन? अन्योन्य भाव, किसी के साथ विरोध नहीं, है कि नहीं? प्राग भाव के साथ विरोध नहीं, प्रध्वंसा भाव के साथ नहीं, सामयिक भाव के साथ नहीं, अत्यंत भाव के साथ नहीं, अपने प्रतियोगी के साथ भी विरोध नहीं। जहां जाएगा वहां सब अपना ही राज्य। किसका? अन्योन्य भाव का। यद्यपि अन्योन्य भाव का किसी अभाव से विरोध नहीं है। लग गया? कुछ लोग होते हैं ना, उनका किसी संप्रदाय के साथ विरोध नहीं, जहां जाएंगे वो अपना और तिलक लगाने और कपड़े पहनने में भी उनका भी आग्रह नहीं होता है कि नहीं? जिस संप्रदाय में जाएंगे उस संप्रदाय का तिलक लगा लेंगे। लग गए कि नहीं? और कुछ लोग बहुत क्या होते, कट्टर होते, हट्टी दुराग्रही, है कि नहीं? हम इस संप्रदाय के उस संप्रदाय के बिल्कुल जाएंगे नहीं, इधर नहीं जाएंगे उधर नहीं जाएंगे। लग गया? चलो। यद्यपि अन्योन्य भाव का किसी अभाव से विरोध नहीं, काहे ते कपाल में घट का प्राग भाव है, तहा घट का अन्योन्य भाव भी है। कपाल में घट का क्या है? प्राग भाव, वहां पर क्या है? घट का अन्योन्य भाव भी है। अन्योन्य भाव मतलब भेद, कपाल और घट का क्या है? भेद। जब कपाल में घट का प्रध्वंसा भाव होवे, कपाल में घट का क्या होता है? घट फूटने के बाद प्रध्वंसा भाव उत्पन्न होता है ना कपाल में। जब कपाल में घट का प्रध्वंसा भाव होवे तब भी घट का अन्योन्य भाव है। लग गया? और तंतु में घट का अत्यंत भाव है। तंतु में घट का क्या है? अत्यंत भाव है कि नहीं? क्योंकि तंतु में कभी भी घट उत्पन्न होता नहीं है, क्योंकि घट का उत्पन्न होता है जी कपाल में, तंतु में नहीं।
और तंतु में घट का अत्यंत अभाव है, तहा भी घट का अन्योन्याभाव है, किंतु वहां पर तंतु में भी घट का क्या है? अन्योन्य। मतलब जहां प्राग भाव रह रहा है, प्रध्वंस भाव रह रहा है, अंतत्व भाव रह रहा है, वहां सभी जगह जाकर बैठ जाता है कौन? अन्योन्य। तंतु में घट का अत्यंत अभाव है, तहा भी घट का अन्योन्याभाव है, लग गया। भूतल में घट का सामयिक अभाव है, भूतल में घट का क्या है? सामयिक अभाव है। वहां पर भी, भूतल पर भी घट का क्या है? अन्योन्याभाव है, लग गया। भूतल में घट का सामयिक अभाव है, तहा भी घट का अन्योन्याभाव है, लग गया। इस रीति से अन्योन्याभाव का किसी अभाव से विरोध नहीं। इतनी बात लगी। तथापि, ये तो बात ठीक है, तो भी संसर्गाभाव का यह स्वभाव है। संसर्गाभाव मतलब 4 प्रकार का है कि नहीं, उनका क्या स्वभाव है बता रहे हैं। तथापि संसर्गाभाव का यह स्वभाव है क्या? चतुर्विध संसर्गाभाव में एक संसर्गाभाव एक काल में रहे, दूसरा रहे नहीं। 4 प्रकार का संसर्गाभाव है ना, एक चतुर्विध संसर्गाभाव में एक संसर्गाभाव एक काल में रहे, उस समय दूसरा रहता नहीं। ये चतुर्विध संसर्गाभाव में एक संसर्गाभाव एक काल में रहे, दूसरा रहे नहीं। जैसे उदाहरण, कपाल में उत्पत्ति से प्रथम, मतलब घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में क्या है? प्रागभाव है। वहां पर प्रध्वंस भाव नहीं, सामयिक भाव नहीं, अत्यंत भाव भी नहीं, और अन्योन्य भाव है। जैसे कपाल में उत्पत्ति से प्रथम घट का प्रागभाव रहे है, 30 काल में घट का प्रध्वंस भाव रहे नहीं, बराबर। प्रध्वंस भाव घट का होवे तब प्रागभाव रहे नहीं। जब घट टूटने के बाद प्रध्वंस भाव होता है तब प्रागभाव रहता नहीं। प्रध्वंस भाव घट का होवे तब प्रागभाव रहे नहीं। और सामयिक भाव अत्यंत भाव कपाल में घट के कभी भी रहे नहीं। घट का अत्यंत भाव और घट का सामयिक भाव कपाल में कभी भी रहता नहीं। लगा इतना? आगे, यद्यपि कपाल में घट के प्राग प्रध्वंस भाव होवे तब पट का अत्यंत अभाव भी रहे है कि नहीं? कपाल में घट का क्या है? प्राग भाव है कि नहीं? और प्राग भाव का अत्यंत भाव का क्या है? विरोध। फिर कपाल में घट का अत्यंत भाव रहता है का? नहीं, क्योंकि विरोध है। तब कोई शंका कर रहा है काय का विरोध है? जहां प्राग भाव रहता है वहां अत्यंत भाव भी रहता है। बोलिए कैसे? देखो, घट उत्पन्न होने के पहले कपाल में घट का क्या है? प्राग भाव है, बराबर। उसी समय उसी कपाल में क्या पट का क्या है? अत्यंत भाव। तो रहा कि नहीं रहा? एक जगह कपाल में रहा कि नहीं? कौन रहा? प्राग भाव भी रहा और अत्यंत। कहा विरोधी उनका? अत्यंत भाव भी रहा। यदि एक जगह नहीं रह पाते तब उनका विरोध करना ठीक था। एक जगह तो रह रहे। बात समझ में आ रही नहीं? शंका करने वाले की कितना बढ़िया शंका किया। देखिए, यद्यपि कपाल में घट के प्राग भाव प्रध्वंस भाव होवे तब पट का अत्यंत भाव भी रहे हैं। तथापि उत्तर दे रहे, एक प्रतियोगी के 2 संसर्गाभाव रहे नहीं, यह नियम है। लग गया ना जी? जब दोष आता है ना तब दुरुस्ती की जाती है, सुख दुरुस्ती है कि नहीं? तो अब क्या कर दिया? एक प्रतियोगी के 2 संसर्गाभाव एक जगह रहे नहीं। पहले क्या था? सामान्य नियम क्या था? संसर्गाभाव का यह स्वभाव है, चाहे एक रहता है वहां दूसरा रहता नहीं, ये नियम था। उस पर दोष दिया उदाहरण देकर। फिर नियम बदल दिया, क्या? एक ही प्रतियोगी के 2 संसर्गाभाव एक जगह रहते नहीं, है कि नहीं? अब यह कपाल में घट का क्या है? प्राग भाव। घट का अत्यंत भाव है क्या? नहीं। भले पट का अत्यंत भाव रहेगा, किंतु पट अत्यंत भाव का प्रतियोगी पट है, और घट प्राग भाव का प्रतियोगी घट है। प्रतियोगी भिन्न भिन्न है, अतः कोई दिक्कत नहीं। हमारा नियम क्या है? एक प्रतियोगी के 2 संसर्गाभाव एक जगह रहते नहीं, ये नियम है। तथापि एक प्रतियोगी के 2 संसर्गाभाव रहे नहीं, यह नियम है। लग गया? अपर प्रतियोगी का, अपर मतलब दूसरे किसी प्रतियोगी का कोई संसर्गाभाव रहता हो तो हमें कोई दिक्कत। अपर प्रतियोगी का दूसरा संसर्गाभाव रहने का विरोध नहीं। लग गया? तैसे भूतलादिकन में घट का सामयिक अभाव रहे, बराबर।
भूतलादिकन में घट का क्या है, सामयिक अभाव रहे, ता घट का अत्यंत अभाव अथवा प्राग भाव तथा प्रध्वंस अभाव रहे नहीं। लग गया ना। और दूसरे किसी का रह सकता है, जैसे भूतल में घट का क्या है, सामयिक अभाव है, उसी भूतल में पटत्व का क्या है, अत्यंत अभाव, कोई दिक्कत नहीं। किंतु एक ही प्रतियोगी के दो संसर्ग अभाव एक जगह रहते नहीं। जैसे भूतलादिकन में घट का सामयिक अभाव रहे, ता घट का अत्यंत अभाव अथवा प्राग भाव तथा प्रध्वंस अभाव रहे। और वायु में रूप अत्यंत अभाव है, वायु में रूप का क्या है, अत्यंत अभाव है, ता रूप के प्राग भाव अधिक रहे नहीं। लग गया। चलिए फिर हो गया ना इतना। आगे, यद्यपि संयोग संबंध ते कदाचित भूतलादिकन में घट रहे हैं, समवाय संबंध ते कपाल बिना अन्य पदार्थ में घट कभी भी रहे नहीं। बराबर है कि नहीं। भूतल पर घट रखा है किस संबंध से, संयोग संबंध से। बराबर है कि नहीं। भूतल पर समवाय संबंध से घट रहता है क्या, नहीं। समवाय संबंध से घट एक ही जगह रहता है, कहां पर, कपाल में, क्योंकि अवयवी अपने अवयव में ही समवाय संबंध से रहता है। तो घट समवाय संबंध से रहेगा तो कहाँ रहेगा, कपाल में। भूतल पर रहेगा क्या, नहीं रहेगा। देखिए पुनः पंक्ति, यद्यपि संयोग संबंधते कदाचित भूतलादिकन में घट रहे हैं, बराबर, समवाय संबंधते कपाल बिना अन्य पदार्थ में घट कभी भी रहे याते समवाय संबंधते घट का अत्यंत अभाव भूतलादिकन में है। बराबर है कि नहीं। अब देखो भाई क्या गम्मत है। अभी ऊपर क्या नियम क्या था, एक प्रतियोगी के दो संसर्गा भाव एक जगह रहते नहीं, ये नियम किया। पूर्व पक्षी बोलता है ये भी कोई तुम्हारा नियम नहीं हो सकता, हम आपको ऐसा उदाहरण देंगे, एक ही प्रतियोगी के दो संसर्गा भाव एक ही जगह रहते। बोलेंगे बताओ, तो उदाहरण दे रहा है वो भूतल, अधिकरण एक है, वहां पर घट का क्या है, सामयिक अभाव है। बराबर, घट नहीं है ना वहां पर, तो घट का क्या है, सामयिक अभाव। उसी भूतल पर समवाय संबंध से घट का अत्यंत अभाव है, क्योंकि समवाय संबंध से भूतल पर घट कभी भी नहीं रहता है कि नहीं। किसका अत्यंत अभाव, घट का, घट का अत्यंत अभाव। प्रतियोगी कौन हुआ, घट। और भूतल पर घट का को क्या है, सामयिक अभाव। प्रतियोगी कौन, घट। तो एक ही प्रतियोगी है कौन, घट। एक ही घट प्रतियोगी के दो संसर्ग अभाव, सामयिक अभाव और अत्यंत अभाव एक ही भूतल पर रह रहे। बात समझ में आ रही कि नहीं। अतः ये तुम्हारा नियम खंडित हो गया। कौन सा, एक प्रतियोगी के दो संसर्ग अभाव एक जगह नहीं रहते। इस नियम का क्या हुआ, खंडन। कौन कर रहा है, समझ में आया ना। चलिए, यद्यपि से पूर्व चालू हुआ है, तथापि तक, तथापि से उत्तर देंगे। याते समवाय संबंध ते घट का अत्यंत अभाव भूतलादिकन में है, मिली पंक्ति, और संयोग संबंध ते घट का सामयिक अभाव है। उसी भूतल पर समवाय संबंध से घट का अत्यंत अभाव और संयोग संबंध से घट का सामयिक अभाव। किंतु प्रतियोगी तो एक ही है ना, अधिकरण भी एक ही है। सामयिक अभाव याते, इसलिए सामयिक अभाव और अत्यंत अभाव का परस्पर विरोध संभवे नहीं। दोनों का प्रतियोगी एक है, किंतु दोनों का विरोध कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों भी एक जगह रह रहे हैं। ठीक है ना। याते सामयिक अभाव और अत्यंत अभाव परस्पर विरोध संभवे नहीं। मिल गया ना। तथापि उत्तर दे रहे, घट के संयोग संबंधावच्छिन्न सामयिक भाव का घट के संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंत भाव से विरोध है। ऐसा हम नियम बदल देंगे आप, है कि नहीं। घट का संयोग संबंधावच्छिन्न कौन है, सामयिक भाव। तब उस सामयिक भाव के साथ विरोध है अत्यंत भाव का, किंतु कैसा अत्यंत भाव, संयोग संबंधावच्छिन्न घट का अत्यंत भाव के साथ विरोध है। विरोध है, अर्थात जहां पर भूतल पर संयोग संबंधावच्छिन्न मतलब संयोग संबंध से घट का क्या है, सामयिक भाव, उसी संयोग संबंध से घट का अत्यंत भाव नहीं रह सकता। भले अन्य संबंध से रहे तो कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई। तथापि घट के संयोग संबंधावच्छिन्न
सामयिकाभाव का घट के संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव से क्या है? विरोध। समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव से विरोध नहीं। लग गया? समवाय संबंध से भले अत्यंताभाव आ रहे, कोई दिक्कत नहीं। याते यह नियम सिद्ध हुआ। कैसा नियम बन गया? देखिए, जिस अधिकरण में, एक बात, अधिकरण को लिया, जिस अधिकरण में जा काल में, काल को लिया है कि नहीं, जा काल में जिस पदार्थ का प्रतियोगी, जिस पदार्थ का मतलब प्रतियोगी का, जिस पदार्थ का जा संबंध से एक संसर्गभाव होवे, है कि नहीं, चार अवच्छेदक बनाए भाई। जिस अधिकरण में एक, जा काल में दो, जिस पदार्थ का तीन, जा संबंध से चार, एक संसर्गभाव होवे, तिस अधिकरण में ता काल में तिस पदार्थ का ता संबंध से अपर संसर्गभाव, दूसरा संसर्गभाव होवे नहीं। लग गया? देखो भाई, नियम घटाइए। पंक्ति देखिए, उदाहरण उसी पंक्ति को घटाएंगे। जिस अधिकरण में, भूतल अधिकरण में, जा काल में, इस वर्तमान काल में, जिस पदार्थ का, घट पदार्थ का, जा संबंध से, संयोग संबंध से क्या है? सामयिक अभाव है। एक संसर्ग अभाव मतलब सामयिक अभाव है, संसर्ग अभाव हुए। तिस अधिकरण में, भूतल अधिकरण में, ता काल में, इस वर्तमान काल में, तिस पदार्थ का, घट पदार्थ का, ता संबंध से, संयोग संबंध से अपर संसर्ग भाव, अत्यंत भाव वगैरह कोई भी रहता नहीं, ता संबंध से अपर संसर्ग भाव होवे नहीं। लग गया? अन्य संबंध से होवे, अन्य संबंध से रह सकता है, उसी संबंध से रह नहीं सकता। अन्य संबंध से होवे, जा संबंध से जो पदार्थ जा न होवे, तहा तिस पदार्थ का तत्संबंधावच्छिन्न अभाव कही है। ये नियम क्या? जा संबंध से जो पदार्थ, जैसे उदाहरण, जा संबंध से, संयोग संबंध से, जो पदार्थ, घट पदार्थ, जहां भूतल में न होवे, संयोग संबंध से घट भूतल में नहीं है, तहा तिस पदार्थ का, घट पदार्थ का तत्संबंधावच्छिन्न, संयोग संबंधावच्छिन्न अभाव कही है। संयोग संबंधावच्छिन्न घट का भूतल में क्या है? अभाव। बराबर? वहां पर एक शब्द, एक रह गया छपने का, भाव है ना, अभाव कर दीजिए। तत्संबंधावच्छिन्न, इसके आगे अ लिखिए, अभाव कही है। हो गया? अब आगे चलिए। भूतल में संयोग संबंध थे कदाचित घट होवे। बराबर? भूतल में संयोग संबंध से कभी कभी घट रहता है, और घट को कोई ले गया तो संयोग संबंध से घट का है क्या? भी नहीं। फिर संयोग संबंध से घट का क्या है? अभाव। भूतल में संयोग संबंध थे कदाचित घट होवे है, याते, बराबर, याते संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंताभाव घट का भूतल में कभी भी नहीं है कि नहीं? संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंत भाव घट का नहीं रह सकता। कहां पर? भूतल में, क्योंकि कभी कभी संयोग संबंध से भूतल पर घट होता है, ठीक है ना। और अत्यंत भाव आनेंगे तो कभी भी फिर वहां पर घट नहीं होना चाहिए। किंतु भूतलत्व जाति में और भूतल के रूप आदि गुणन में संयोग संबंध ते घट कदाचित भी रहे नहीं। रहता है क्या? घट भूतल पर रहता है कि भूतलत्व पर रहता है? भूतल पर रहता है संयोग संबंध से। भूतलत्व में, भूतलत्व जाती है, अतः भूतलत्व में घट का क्या है? अत्यंत भाव। वो भी किस संबंध से? संयोग संबंध से। और भूतल का जो रूप गुण है उसमें भी घट का संयोग संबंध से क्या है? अत्यंत भाव। किंतु भूतलत्व जाति में और भूतल के रूपादि गुणन में, मिल गया, भूतल के रूपादि गुणन में संयोग संबंध से घट कदाचित भी रहे नहीं। हो गया ना? रहे नहीं। काहे थे? क्यों? दो द्रव्य का संयोग हो गया है। संयोग कितने पदार्थों का होता है? दो द्रव्यों का संयोग होता है। जैसे घट पट, घट भी द्रव्य है, पट भी द्रव्य है, दोनों का क्या होता है? संयोग।
है कि नहीं? नहीं समझ में आया? हाँ, घट और हस्त दोनों का क्या होगा? संयोग। दोनों द्रव्य है, किंतु भूतल का जो भूतल और घट का संयोग हो सकता है, भूतल और घट का, क्योंकि भूतल भी द्रव्य है और संयोग भी द्रव्य है। सॉरी, भूतल भी द्रव्य है और घट भी द्रव्य। अतः भूतल और घट का क्या होगा? संयोग होगा। किंतु भूतल का जो रूप गुण उसका और घट का नहीं होगा क्या? संयोग, क्योंकि रूप गुण है और भूतल सॉरी रूप भूतल का रूप गुण है और घट द्रव्य है। बात समझ में आई? और संयोग द्रव्य द्रव्य का ही होता है। काहे ते दो द्रव्य का संयोग होवे है, द्रव्य का और जाति का, तैसे द्रव्य का और गुण का संयोग होवे, द्रव्य का और जाति का भी संयोग नहीं होता है और द्रव्य का और गुण का भी क्या नहीं होता है? संयोग होवे नहीं। लग गया? याते भूतलत्व में और भूतल के रूपादि गुणन में घट का संयोग संबंधावच्छिन्न क्या है? अत्यंत अभाव। क्योंकि संयोग संबंध से घट भूतलत्व में और भूतल के रूपादि गुण में कभी भी रहता नहीं। वही दिया, याते भूतलत्व में और भूतल के रूपादि गुणन में घट का संयोग संबंधावच्छिन्न अत्यंत अभाव है। और भूतलत्व में तैसे रूपादि गुणन में, बराबर, भूतलत्व में तैसे रूपादि गुणन में समवाय संबंध थे घट कदाचित भी रहे नहीं। लग गया? काहे ते, क्यों भाई? तो बता रहे आगे, कार्य द्रव्य का अपने उपादान कारण में समवाय संबंध हो गए है। बराबर, कोई भी कार्य द्रव्य, घट पट मठ कार्य द्रव्य जो उत्पन्न हुआ द्रव्य है उसको कहते हैं कार्य द्रव्य। उसका अपने उपादान कारण में क्या होता है? समवाय। जैसे घट का समवाय संबंध कपाल में, पट का समवाय संबंध तंतु में। कार्य द्रव्य का अपने उपादान कारण में समवाय संबंध होवे, अन्य में नहीं। लग गया? गुण का समवाय गुणी में होवे, जैसे घट का गुण रूप गंध आदि, उनका समवाय गुणी में, घट के साथ गुण गुणी। गुणी किसको कहते हैं? गुण वाला। ठीक है, गुण का समवाय गुणी में होवे, जाति का समवाय व्यक्ति में होवे। घटत्व जाति का समवाय संबंध घट के साथ, क्योंकि घट व्यक्ति है और घटत्व जाति है कि नहीं? पटत्व जाति है और पट व्यक्ति है, अतः पटत्व जाति का पट के साथ समवाय संबंध। जाति का समवाय व्यक्ति में होवे, क्रिया का समवाय क्रिया वाले में होवे, है कि नहीं? कितनी जगह हुआ? 3। का नहीं, कार्य द्रव्य का अपने उपादान कारण में समवाय 1, गुण का गुणी में समवाय 2, जाति का व्यक्ति में समवाय 3 और क्रिया का समवाय क्रिया वाले में, है कि नहीं? क्रिया का समवाय संबंध किसमें? क्रिया वाला। देवदत्त कोई क्रिया कर रहा है, उस क्रिया का समवाय संबंध किसके साथ? देवदत्त के साथ। क्रिया का समवाय क्रिया वाले में होवे। लग गया? अन्य स्थान में, 4 स्थान को छोड़कर, है कि नहीं, अन्य स्थान में कहू समवाय संबंध होवे नहीं। और ये बोलेंगे भाई 4 ही क्यों बताए, 5वां क्यों नहीं लिया? क्योंकि विशेष नाम का एक पदार्थ है ना, उनका नित्य द्रव्य के साथ संबंध माना है। कौन सा? समवाय। वो क्यों नहीं लिया? वही दे रहे। यद्यपि परमाणु आदि नित्य द्रव्य में भी विशेष पदार्थ का समवाय नैयिक माने है। नैयिकों ने माना है 5वां समवाय। कहाँ पर? विशेष नाम का पदार्थ है। 7 पदार्थ है ना, द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, अभाव। उनमें विशेष नाम का एक पदार्थ है और वो विशेष कहाँ रहता है? नित्य द्रव्य में। अतः विशेष नाम का जो पदार्थ है उसका नित्य द्रव्यों में क्या माना है? समवाय माना है। तो वो क्यों नहीं लिया आपने? बता रहे, तथापि विशेष पदार्थ अप्रसिद्ध है। ग्रंथकार कहते विशेष पदार्थ, विशेष नाम को जो पदार्थ नैयिकों ने माना है वो कोई क्या है? अप्रसिद्ध है, जगत में प्रसिद्ध नहीं है। घट प्रसिद्ध है, पट प्रसिद्ध है, मठ प्रसिद्ध है, दिखाई देता है। उस प्रकार विशेष नाम का पदार्थ कोई दिखाई देता है क्या? कुछ नहीं, कल्पना की है नैयिकों ने, इसलिए हम नहीं मानते उसको। लग गया? तो 4 जगह समवाय बताया। तथापि विशेष पदार्थ अप्रसिद्ध है। लग गया? ताकि कल्पना निष्प्रयोजन है, उसको मानना कोई फल नहीं है। यह अद्वैत ग्रंथन में स्पष्ट है। अतः वेदांत मत में विशेष नाम का पदार्थ माना ही नहीं। और दिदितिकार शिरोमणि भट्टाचार्य ने भी विशेष पदार्थ का खंडन ही
कहा है, खंडन किया है। याते इसलिए उपादान कारण एक अर्धविराम, गुणी अर्धविराम, व्यक्ति अर्धविराम, क्रियावान में ही चार हुई वही उपादान कारण गुणी व्यक्ति क्रियावान, क्रियावान में ही क्रमशः के कार्य अर्धविराम, नहीं कार्य द्रव्य इतना लीजिए, कार्य द्रव्य अर्धविराम, गुण अर्धविराम, जाति अर्धविराम, है ना। देखो फिर कार्य द्रव्य एक, गुण दो, जाति तीन और क्रिया का क्रमते समवाय संबंध है। जैसे कार्य द्रव्य का समवाय संबंध उपादान कारण में, गुण का समवाय संबंध गुणी में, जाति का समवाय संबंध व्यक्ति में और क्रिया का समवाय संबंध क्रियावान में। क्रिया का क्रमते समवाय संबंध है, लग गया। और किसी का किसी में समवाय संबंध नहीं, इन चार को छोड़कर और जगह किसी का किसी में क्या नहीं है, किसी का किसी में समवाय संबंध नहीं। इस रीति से भूतलत्व में, लग गया ना, भूतलत्व में और भूतल के रूपादि गुणन में, भूतलत्व जाति है कि नहीं, और भूतल के रूपादि गुण उनके साथ घट का समवाय संबंध बन सकता है क्या? नहीं बन सकता, वही दे रहे। इस रीति से भूतलत्व में और भूतल के रूपादि गुणन में घट का समवाय संबंध कभी भी होवे नहीं, किंतु कपाल में ही घट का समवाय होवे। अतः घट का समवाय संबंध कहाँ है? कपाल में। इसलिए घट समवाय संबंध से रहेगा तो कहाँ रहेगा? कपाल में रहेगा। कपाल को छोड़कर दुनिया में कहीं पर भी समवाय संबंध से घट रह सकता है क्या? नहीं रह सकता है ना। अतः समवाय संबंध से घट का अत्यंता भाव कपाल को छोड़कर सभी जगह है कि नहीं? कपाल को छोड़कर सभी जगह घट का समवाय संबंध से क्या है? किंतु कपाल में ही घट का समवाय होए याते, इसलिए घट के उपादान कारण कपाल को त्यागी के, घट का उपादान कारण जो कपाल, उसको छोड़कर और स्थान में सभी जगह और स्थान में सारे घट का समवाय संबंध अवच्छिन्न अत्यंत भाव है। घट का समवाय संबंध से क्या है? अत्यंत भाव है सभी जगह, लग गया। और घट का अन्य संसर्गा भाव तिस अत्यंत भाव के साथ ही रहे नहीं, बराबर। घट का अन्य संसर्गा भाव मतलब प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, सामायिका भाव है कि नहीं, उस अत्यंत भाव के साथ रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। और घट का अन्य संसर्गा भाव तिस अत्यंत भाव के साथ ही रहे नहीं, जैसे भूतल पर समवाय संबंध से घट का क्या है? अत्यंत भाव। उस भूतल पर घट का प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, सामायिका भाव उस संबंध से नहीं है, समवाय संबंध से नहीं है। और घट का अन्य संसर्ग भाव तिस अत्यंत भाव के साथ ही रहे नहीं, काहे थे? घट का प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव तो कपाल बिना अन्य स्थान में रहे नहीं। घट का प्राग भाव और प्रध्वंसा भाव रहता है तो कहाँ रहता है? कपाल में, उपादान कारण में, प्रतियोगी के उपादान कारण में। घट का प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव तो कपाल बिना अन्य स्थान में रहे नहीं। और सामायिक भाव ता होवे है जा किसी काल में जा संबंध से प्रतियोगी होवे, किसी संबंध से जा काल में प्रतियोगी न होवे, है कि नहीं? भूतल पर संयोग संबंध से घट रहता है, कभी संयोग संबंध से घट नहीं रहता है। अतः संयोग संबंध से भूतल में घट का सामायिक भाव है कि नहीं? हाँ। और सामायिक भाव ता होवे जा किसी काल में, लग गया ना, जा संबंध से प्रतियोगी होवे। संयोग संबंध से भूतल पर घट रहता है, प्रतियोगी होवे। किसी संबंध से जा काल में प्रतियोगी न होवे। संयोग संबंध से भूतल पर घट नहीं है, प्रतियोगी न होवे। जा काल में प्रतियोगी न होवे, ता काल में तत्संबंधावचिन्न संयोग संबंधावचिन्न सामायिक भाव होवे, लग गया। जा किसी काल में जा संबंध से प्रतियोगी होवे नहीं, ता तत्संबंधावचिन्न अत्यंत भाव ही होवे। जैसे किसी काल में कभी भी रूप वायु में रह सकता है क्या? नहीं रह सकते ना। अतः वायु में रूप का अत्यंत भाव। भूतल पर कभी भी समवाय संबंध से घट रह सकता है क्या? नहीं। अतः भूतल में समवाय संबंध से घट का जा किसी काल में जा संबंध से प्रतियोगी होवे नहीं,
जैसे समवाय संबंध से घट रह नहीं सकता भूतल पर, तहा तत्संबंधावच्छिन्न, समवाय संबंधावच्छिन्न क्या होगा? अत्यंत अभाव, अत्यंत अभाव ही हो गए। मिल गया ना पंक्ति? कपाल बिना अन्य पदार्थन में समवाय संबंध से घट कदाचित रहे नहीं, कभी भी नहीं रह सकता। कपाल को छोड़कर समवाय संबंध से घट कहीं भी नहीं रहता है। कपाल को छोड़कर, कपाल में ही रहता है। अतः कपाल को छोड़कर सभी जगह समवाय संबंध से घट का क्या है? अत्यंत अभाव है। कपाल बिना अन्य पदार्थन में समवाय संबंध थे घट कदाचित रहे नहीं, या ते इसलिए घट के समवाय संबंधावच्छिन्न, मिल गया ना? घट के समवाय संबंधावच्छिन्न अत्यंत अभाव के अधिकरण में, अत्यंत भाव के अधिकरण में घट का समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिक अभाव रहे नहीं। समवाय संबंध से भूतल पर घट का क्या है? अत्यंत अभाव। वहां पर समवाय संबंध से घट का सामयिक अभाव नहीं है, संयोग संबंध से रहता है, कोई दिक्कत नहीं। लग गया पंक्ति? घट का समवाय संबंधावच्छिन्न सामयिक अभाव रहे नहीं। लग गया इतना? यहाँ तक ये विचार हुआ। अब आगे का जो है और विचार करें तो इत्यादि जो बात है उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।